हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान रथ में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान रथ आप सभी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज लेकर आया है। इसमें आपके समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए साधारण सवालों को यानी कि सिंपल सवालों को छोड़ा गया है। इसमें हम सिर्फ मॉडरेट टू टफ यानी कि मध्य वर्गीय से कठिन सवाल जो हैं केवल उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत हम 17 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट में हुए एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम से करने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं एक ही तल पर चार अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी तीन बिंदु सररेख नहीं है। सररेख ना होने का मतलब क्या है? एक ही रेखा में नहीं है। चार बिंदु हमें लेने हैं तल पे और ध्यान रखना है कि कोई तीन बिंदु एक सीधी रेखा में ना आ जाए। तो उनसे होकर खींचे जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी कि अलग अलग जो रेखाएं हैं, ऋजु रेखाएं, सीधी रेखाएं हैं, वो कितनी ऐसी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उनकी संख्या आपको बतानी है। तो चार बिंदु कैसे ले लेना है? चलिए हम एक बिंदु लेके देखते हैं। ये ले लिया। दूसरा बिंदु कहाँ होगा? दूसरा आप जहां मर्जी वहां ले लीजिए। दो बिंदु लेने में कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं पे भी ले लीजिए। तीसरा बिंदु कहाँ होगा? तीसरे बिंदु में ध्यान रखना है कि तीसरा बिंदु जहां पर भी हो वो इस रेखा में नहीं होना चाहिए। इन दो बिंदुओं से जो रेखा खींची गई है उस रेखा पर तो तीसरा बिंदु नहीं आना चाहिए। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो तीसरा बिंदु कहाँ है? मान लीजिए यहां ले लिया हमने। आप चौथा बिंदु कहाँ होगा? तो चौथे बिंदु पे भी ध्यान रखना है कि इनसे जो रेखा खींची गई है, चाहे इससे और चाहे इससे, इन दो रेखाओं पर चौथा बिंदु नहीं आएगा। कहाँ आएगा फिर ये बिंदु? जहां मर्जी वहां ले लीजिए। इसको छोड़कर मान लीजिए ये ले लिया। तो रेखाएं कितनी हो गई? पहले कितनी हो गई? तीन ये हो गई। इसको भी मिला दीजिए आप। इसको भी मिला दीजिए, पांच हो गई हैं। एक इसको मिला दीजिए आप। क्योंकि किसी रेखा को खींचने के लिए आपको दो बिंदुओं की जरूरत है मात्र। यदि आपके पास दो बिंदु है तो आप रेखा खींच सकते हैं। और हमारे पास बिंदु कितने हैं? चार हैं। तो दो दो के साइड में हमने क्या कर दिया? रेखा खींच दी। ये यहां। तो ऐसी कितनी रेखा हो गई हमारे पास? हमारे पास टोटल छह रेखा हो गई। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। जरूरी नहीं कि हर सवाल के लिए आपके पास एक अलग फॉर्मूला हो। वो सवाल कॉमन सेंस से भी करने हैं। जब भी तीन, चार, पांच, छह बिंदु हों आप ऐसे भी उसको कर सकते हो। यदि फॉर्मूले से भी करना है, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले पे निर्भर करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए? फिर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह क्या है? कुल बिंदु हमारे पास जितने हैं वो हमें n की जगह लेने हैं। इतने बिंदु थे हमारे पास, चार बिंदु थे तो चार फैक्टोरियल ले लीजिए। रेखा कितने बिंदु से होके जाएगी? दो बिंदुओं की जरूरत है मात्र। तो यहाँ पर दो फैक्टोरियल कर लीजिए। फिर आपका चार माइनस दो फैक्टोरियल हो गया। और इसको आप सॉल्व करोगे। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है? चार फैक्टोरियल का मतलब है चार गुणे तीन गुणे दो गुणा एक। दो फैक्टोरियल का मतलब है दो गुणा एक। और हमारा ये चार माइनस दो कितना हुआ? दो हुआ। तो यहाँ पे भी हमारा दो फैक्टोरियल आया। इससे ये कट गया, इससे आप दो बार काटिए। ये आपका आंसर आ गया 6। जैसे मर्जी वैसा कर लीजिए, आंसर आपका 6 ही आएगा। चलिए अपनी क्लास का अगला सवाल लेते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। कार्य के बारे में आप बता दूं, कार्य जो है वो अनुपाती होता है व्यक्ति गुणे दिन की।
इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी कार्य आपका बढ़ेगा, इसकी वैल्यू जैसे जैसे कम होगी कार्य आपका कम होगा। और यहाँ जो हमारे सवाल में जो दिया है वो क्या दे रखा है, कार्य दे रखा है। और कार्य कैसा है, हर जगह समान है। पहली शर्त में भी जो काम है वही काम हमारा दूसरी शर्त में है और वही काम हमारा तीसरी शर्त में है। तो अपने सवाल में जो बनेगा वो क्या बनेगा, पहली शर्त के व्यक्ति गुणा पहली शर्त के दिन, यहाँ 1 ले लीजिए। दूसरे शर्त के व्यक्ति गुणा दूसरे शर्त के दिन, 2 हो गया ये आपका। और तीसरे शर्त के व्यक्ति गुणे तीसरी शर्त के दिन। इसको रखना है, इसको समझ लीजिए। जब जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। पहली शर्त में व्यक्ति हैं कितने, 5 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, तो 5 मेल हुआ और 6 विमेन हुआ। तो इसका गुणा करना, दिनों का गुणा करना, दिन कितने थे, 6। दूसरी शर्त में क्या है, 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, 3 मैन प्लस 5 विमेन। क्या करना, दिनों का गुणा करना, दिन कितने हैं, 9। तीसरी शर्त में क्या है, 3 पुरुष हैं, 3 मेल है और 2 विमेन है। और दिन कितने हैं, दिन आप मान लीजिए डी है आपका, दिन आपको ज्ञात करना है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये जो पहला जो समीकरण है इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप महिला और पुरुष में एक रिलेशन ज्ञात कर सकते हो। जब आप इसके बराबर ये रखोगे तो यहां से आप 1 मैन इज इक्वल टू 3 वीमेन, ये आपको मिल जाएगा। एक पुरुष 3 महिलाओं के बराबर है, इस बात का मतलब है कि किसी काम को करने में या कहें एक निश्चित समय में एक व्यक्ति जितना काम करेगा उसी समय में उसी काम को करने में आपको 3 महिलाओं की जरूरत होगी। और ये आपको कहां रखना है, ये आपको इसके साथ रखना है। इसके साथ चाहे ये ले लीजिए, इसके साथ चाहे ये ले लीजिए, बात एक ही। इसको लेकर देख लेते हैं। ये 5 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। हमें पता है कि एक पुरुष 3 महिलाओं के बराबर हुआ, तो 5 पुरुष किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। और 6 महिला और जोड़नी है, तो कितनी होंगे, 21 महिला होंगी हमारे पास। गुणे 6 कर दीजिए, बराबर क्या करना है, यहां आ जाइए। 3 पुरुष प्लस 2 महिलाएं हैं। 3 पुरुष कितने कितने महिलाओं के बराबर हो गए, इसके हिसाब से 9 महिलाओं के बराबर हो गए। 9 महिला वो 2 वो, क्या हो गई, 11 महिला हो गई। 11 महिला गुणे डी कर दीजिए, तो डी की वैल्यू क्या आ गई फिर आपकी, विमेन से विमेन कैंसिल आउट हो गया, 21 गुणे 6 बटे 11, यानी कि 11 सही 5 बटे 11 दिन जो है वो आपको इस शर्त के हिसाब से काम करने में लगने वाले हैं। ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है तो उनसे संबंधित निवेशों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। कोई भी व्यवसाय आपने शुरू किया उसमें 3 चीजों की जरूरत होती है, उसको समझना जरूरी। किसी भी व्यवसाय में एक अच्छी धनराशि, एक अच्छे समय की आवश्यकता होगी और इससे जो प्राप्त होगा उसे हम लाभ कहेंगे। व्यवसाय क्यों होता है, क्यों किया जाता है, लाभ कमाने के लिए। बिना लाभ के तो कोई व्यवसाय करेगा नहीं, कुछ फायदा होगा तभी व्यवसाय करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया और आज ही लाभ मिल जाए आपको। आपको कुछ समय तक स्टे करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा व्यवसाय को। कुछ हो सकता है कुछ समय तक आपको नुकसान ही होता रहे, फायदा हो ही ना। तो कुछ धनराशि जो है आपको कुछ समय तक लगा के रखनी होगी, उस समय के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यानी कि धनराशि और समय, इन दोनों की ही जरूरत है। इन दोनों में से किसी एक के अभाव में आपके पास समय बहुत सारा है, दिन भर कुछ नहीं करते हो, खाली पड़े रहते, तो ऐसा एक भी नहीं है। तो व्यवसाय होगा कभी नहीं होगा, पैसा भी चाहिए और पैसा बहुत सारा है, समय है ही नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। तो दोनों चाहिए। तो ये किसके अनुपाती होगा, लाभ के अनुपाती होगा। धनराशि और समय दोनों मिल जाएंगे तो आपका लाभ बन जाएगा। और हमें सवाल में लाभ ही दे रखा है, 3 व्यक्ति हैं और तीनों के लाभ अलग अलग दे रखे हैं। तो तीनों को हम इसी फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखना है,
धनराशि गुणे समय, एक इसका है, एक ही धनराशि है, एक का समय है, क्योंकि सब अनुपात में दिया है तो अनुपात में ले लेंगे। धनराशि गुणे समय, किसकी धनराशि है, बी की धनराशि है, बी का समय है, इसको भी अनुपात में लेना है, और ये भी हमारी धनराशि गुणे समय हुआ। ये सी की धनराशि और सी का समय है, और ये अनुपात जो है हमें दे रखा है 5:4:7। समय हमें सभी का पता है, ए का भी पता है, बी का भी पता है, सी का भी पता है। ए ने 6 महीने तक लगाया, बी ने 12 महीने तक लगाया, सी ने 14 महीने तक लगाया। एक बात का ध्यान रखना है, समय अलग अलग होने से क्या होता है। मान लीजिए धनराशि सबने एक ही लगा दी, मान लीजिए कोई व्यवसाय शुरू किया, 10,000 रुपए तीनों ने मिला दिया। अब एक ने जो पैसे मिलाए थे, वो आपको जो लाभ प्राप्त हुआ उस व्यवसाय में 1 साल बाद प्राप्त हुआ। उसमें हुआ क्या था कि ए ने व्यवसाय शुरू किया था और उसकी धनराशि 12 महीने तक लगी रही, और जो अगले 10,000 रुपए हैं वो बी ने 6 महीने बाद दिए, मान लीजिए, उसकी धनराशि 6 महीने बाद तक रही, और सी ने मान लीजिए आपके 8वें 9वें महीने में दिए पैसे, तो उसकी धनराशि क्या है, 2 या 3 महीने तक रही। तो उनका लाभ का अनुपात अलग अलग होगा, एक सा नहीं होगा। धनराशि गुणे समय को मिलाएंगे तो उसके हिसाब से हम लाभ देंगे, केवल धनराशि या केवल समय से लाभ नहीं बटेगा। तो समय क्या है, सबका अलग अलग दे रखा है, एक 6 महीने, एक का 12 महीने, एक का 14 महीने, इनकी इकाई भी समान होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। तो वर्ष में कोई महीने में ये नहीं चलेगा। तो इसका 6 महीने हुआ, इसका 12 महीने हुआ, और इसका जो है वो 14 महीने हुआ। किसके बराबर है, 5:4:7 के बराबर है। इसका गुणा करना है, धनराशि का गुणा करना है। इसकी धनराशि मान लीजिए एक्स थी, इसकी धनराशि मान लीजिए वाई थी, और इसकी धनराशि मान लीजिए जेड थी। तो ये x इंटू 6 किससे संबंधित है, ये 5 से संबंधित है। इसका लाभ क्या है, ये है, इसका लाभ ये है। तो x बाई जेड में अनुपात क्या आएगा, फिर x अनुपात है बाई अनुपात जेड क्या हो जाएगा आपका, इसको इसके साथ ले जाइए, इसको बांटिए, इतना हुआ ये 5/6 हो गया। इसको यहां लेके जाइए आप, ये 4/12 हो गया, और ये आपका 7/14 हो गया। 4 3 12 यानी कि 1/3 हुआ, और ये 1/2 हुआ। 6 का गुणा कर दीजिए आप, तो 5:2:3 जो है आपका, ये निवेश की गई धनराशि में अनुपात आ जाएगा। सवाल में क्या दिया है, 3x² 6x - 5 इज इक्वल टू 0। ये आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति जब जब भी ज्ञात करनी हो, आपको इसका विविक्त कर ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, विविक्त कर ज्ञात, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये ज्ञात करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ये आपके हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये जो है इसकी तुलना आप इस समीकरण से कीजिए, ax² + bx + c = 0। ये आपका सार्वभौम समीकरण है। ये आपका द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। इसकी तुलना आप हमेशा इस प्रकार से जब भी मिले, एक x⁻² हो, आपको इसकी तुलना इससे करनी है, जिसमें a जो है वो x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है, और c आपका जो है वो अचर पद है, और सबके सब 0 के इस तरफ लिखना है। एक साइड 0 करना है, बाकी सारी वैल्यू इस साइड लिखनी है, उसके बाद ही आप तुलना करोगे। आप रख दीजिए इसमें वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये 6 का वर्ग हो गया, -4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, 3 हो गया, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -5। क्या करना है, -5 करना है। क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या था, +c था, तो इसको आप अगर करोगे तो +-5 ऐसे लिखोगे, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी। वैल्यू क्या है इसकी, ये 36 आई, और प्लस का कुछ यहाँ पे आ गया, 8 चौके 20, और 3 60, कुछ ऐसा आ गया। हमें इसमें चेक क्या करना होता है, विविध कर क्यों ज्ञात कर रहे हैं,
ये मूलों की प्रकृति बताता है और इसमें हमें देखना है कि डी यदि आपका 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया का मतलब यहाँ वैल्यू पॉजिटिव नंबर आ रहा है, कुछ हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमने आगे सॉल्व नहीं किया। जब जब भी डी जो हमारे 0 से बड़ा आएगा, आपके मूल जो हैं, मूल जो हैं वो वास्तविक आएंगे, वास्तविक आएंगे और अलग अलग आएंगे, भिन्न आएंगे एक दूसरे से। एक मूल कुछ आ रहा होगा, एक मूल कुछ आ रहा होगा। यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, मान लीजिए ऐसा आ जाएगा, दो जगह कटेगा ये। मूल कितने आएंगे, मूलों की संख्या भी आपकी 2 होगी यहाँ पे। अगर आपका डी जो है वो 0 के बराबर आ गया तो 2 मूलों की जगह अब एक मूल होगा, होगा वही वास्तविक। चूंकि हमारा द्विघात समीकरण है इसलिए हम मूल 2 मान के चलते हैं, यानी कि 2 मूल जो होंगे वो समान ही होंगे। वो एक होगा, इसी को आप 2 बार कह दीजिए, होगा समान ही। अगर ऐसा भी हो कि वास्तविक और समान होंगे तो वो भी सही है, कोई कहे एक और वास्तविक होगा वो भी सही है। आप क्या बचता पा रहा, डी मान लीजिए 0 से छोटा हो गया, तब क्या करना है, तो अब मूल जो है हमारे कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। और कितने होंगे, एक भी नहीं होगा, शून्य होगा, कोई मूल्य नहीं होगा। कहने को जो 2 मूल रहते हैं द्विघात समीकरण में वो होंगे नहीं, बस इमेजिनरी होंगे। ये ऐसे बनेंगे, पहले शून्य वाला देख लेते हैं, जब डी बराबर 0 है तब देख लेते हैं कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यूं एक ही होगा खाली। और जब आपका, इसको समझ लेते हैं, जब आपका डी जो है लेस देन 0 है, 0 से छोटा, तब कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, इस लाइन को काटेगा ही नहीं, वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो इसको देख लीजिए, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 रुपए हो जाती है। आपको वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ये जो 1250 दे रखा है आपको, ये क्या है, ये 2 वर्ष का मिश्र धन है। ये क्या है, ये 5 वर्ष का मिश्र धन है आपका। तो साधारण ब्याज में होता क्या है, साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो मूलधन पर लगता है। आप कितने साल के लिए भी कर्ज ले लीजिए, ब्याज आपको मूलधन पर ही देना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें देखिए आप, इसमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का ब्याज, आई फॉर इंटरेस्ट, क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और 2 वर्ष का ब्याज शामिल है। इसमें क्या शामिल है, इसमें भी आपका मूलधन शामिल है और 5 वर्ष का ब्याज शामिल है, जिसको हम कहें 5i शामिल है। यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी कि इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 3i आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 साल का ब्याज आ जाएगा। 2000 में से अगर मैं 1250 माइनस कर दूं तो आपका आता है 750। 750 क्या है, ये 750 3 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 750 बटे 3 कर दीजिए, यानी कि 250 रुपए हो गया। 250 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है। इसमें क्या शामिल था, मूलधन शामिल था और 2 वर्ष का ब्याज शामिल था। यदि मैं 2 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दूं तो हमारा मूलधन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या करना है, 250 1 वर्ष का ब्याज हुआ, 2 वर्ष का ब्याज हुआ 500 रुपए, तो 500 रुपए कहां से घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए, तो मूलधन जो आपका निकल कर आएगा वो मूलधन कितना आ जाएगा आपका, 750 रुपए आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। 750 रुपए आपका मूलधन निकल कर आ जाएगा। ऐसे आप दर निकाल सकते हैं और दर का फॉर्मूला हमें पता है। दर का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यही है। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज कितना है हमारा, 1 साल का ले लीजिए, 1 साल का देख लेते हैं।
ब्याज हमारा 250 है, मूलधन हमारा 750 है, दर हमें ज्ञात करनी है, समय 1 साल लिया हमने और ये बटे में 100। तो इससे कितनी बार किया? 3 बार किया। ये तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 100/3 आ गई, यानी कि 33.33% जो है वो क्या बन गया? दर बन गई। जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात आपको बताना है। तीन समांतर रेखाएं कैसी है? मान लीजिए ये है आपकी, कुछ ऐसी है। समांतर रेखाओं की विशेषता सभी को पता होगी। क्या विशेषता होती है कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। सेम कहानी यहां है, समान रहेगी। मान लीजिए ये आपकी 2 सेंटीमीटर है दूरी और ये आपकी 4 सेंटीमीटर दूरी है, तो हर जगह कहानी वही रहेगी। ये 2 रहेगी, ये 4 रहेगी, ये 2 रहेगी, ये 4 रहेगी। इनका अनुपात क्या होगा? 1:2। 1:2 जो है इसका क्या आएगा? अनुपात आएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी वही होगी, सेम कहानी यहाँ पे भी वही होगी। बीच की दूरी समान होने के साथ साथ यदि दो से ज्यादा समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच का अनुपात भी हमेशा समान रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं तिर्यक रेखा की। मान लीजिए मैं एक तिर्यक रेखा यहां से खींच देता हूं ऐसी, और एक तिर्यक रेखा मैंने ऐसी खींच दी। हमें इनके ये जो अंतःखंड काट रही हैं उनके बीच अनुपातों का संबंध ज्ञात करना है कि इसके बीच जो अनुपात है, इसका और इसका अनुपात जो है वो इससे कैसे संबंधित है, कैसे रिलेटेड है। इसके लिए क्या करेंगे हम? मान लीजिए यहां से लंब डाल दीजिए, ये समझने के लिए सिर्फ। मैंने क्या किया, इस बिंदु से इन समांतर रेखाओं पर लंब डाल दिया और ये मैंने त्रिभुज बना दिया। अब इस त्रिभुज में देखिए, आप त्रिभुज की एक भुजा ये है, एक समांतर रेखा खींची गई है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है जो इस त्रिभुज की बाकी भुजाओं को इस अनुपात में बांटती है। एक हाई स्कूल में हमने प्रमेय पढ़ रखी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये क्या करेगी? ये इस अंतःखंड को, इस भुजा को उस अनुपात में बांटेगी जिस अनुपात में ए बटी है, और ए किसमें बटी है? 1/2 में बटी थी, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, मान लिया था। या जिस भी अनुपात में ए बटी है तो उसी अनुपात में ए आ जाएगी। सेम कहानी यहाँ है, यहाँ पे लंब डाल दीजिए। तो जिस अनुपात में ये होगी उसी अनुपात में ए आने वाली है, और इनका जो अनुपात है पहले ही समान है, हम पहले ही समझ बता चुके हैं, पहले ही हमने इस पर चर्चा कर ली है कि समांतर रेखाएं, ये बीच की जो दूरी है हमेशा समान रहेगी, और दो से ज्यादा समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच दूरी में जो अनुपात है वो भी हमेशा समान रहेगा। तो ये पहले से समान है तो ये भी क्या आ जाएगा? आपका समान आ जाएगा। यानी कि चाहे दो तिर्यक रेखा खींचो चाहे 10 तिर्यक रेखा खींचो, सबके बीच अनुपात जो है वो समान ही रहेगा। ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है। ए बी सी की आयु का योगफल है जो 42 वर्ष है। आपको ए और बी की आयु का योगफल बताना है। इस प्रकार के सवाल जब भी आपको देखने को मिले, ऐसे सवाल जब एक का संबंध दूसरे से दिया हो, दूसरे का संबंध तीसरे से दिया हो, तो हमें कोशिश करनी है कि इन्हें एक ही अनुपात में हम लिख लें। अनुपात में कैसे? जैसे कि दो का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? 2:1। 2:1 क्या कहेगा कि जब जब बी 1 रहेगा तब तब ए 2 रहेगा, हमेशा दोगुना रहेगा। चाहे ए बी की वैल्यू कुछ भी है, मान लो बी की वैल्यू 10 वर्ष है तो ए की 20 हो जाएगी।
बी की 15 ले लीजिए आप, ए की 30 हो जाएगी। संबंध यही रहेगा, संबंध यही रहेगा दुगने का। बी और सी के बीच संबंध क्या दे रखा है हमें? ए हमें 1:3 दे रखा है। उसने कहा है कि बी की आयु जो है वो ए की आयु की 1/3 के बराबर है। सी की जो भी आयु होगी वो उसका तिहाई भाग हमेशा बी की आयु रहेगी। तो कुछ ऐसा संबंध है। करना क्या है हमें? करना ये है कि तीनों को एक ही संबंध में लिखना है। बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, और बी का भाग ये है, यहाँ पर बी का भाग ये है। चूंकि बी का भाग दोनों में समान है इसलिए कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर अलग अलग होता तो हम पहले बी के भाग बराबर करते, तो उसके बाद एक अनुपात में लिखते। यहाँ हम डायरेक्टली लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 2:1:3। इस बात के मतलब को समझिए। इसका मतलब है यदि ए बी और सी की कुल आयु 6 वर्ष है, तब ए की आयु 2 वर्ष होगी, बी की आयु 1 वर्ष होगी और सी की आयु 3 वर्ष होगी। उससे ज्यादा है तो इसी अनुपात में बटाइए। हमारा इसके हिसाब से कुल आयु जो आ रही है कितनी आ रही है? 6 वर्ष आ रही है। ये जो हमने संबंध बनाया ए बी और सी में, इनका अनुपात निकाला, तो इसमें कुल भाग जो है वो 6 वर्ष के बराबर आ रहा है। परंतु सवाल में कितने दे रखे हैं? सवाल में 42 दे रखे हैं। यानी कि वास्तविक वैल्यू, हमारी जो वैल्यू आई, हमारा जो मान आया, योग जो आया, वो वास्तविक रूप से 42 के बराबर है कि नहीं है? चाहिए तो इतना था और आया हमारा इतना है। इस बात का मतलब है कि हमारा एक भाग जो है या एक वर्ष मान लें, इसके कुछ इस प्रकार से 7 वर्षों के बराबर है। इस अनुपात के हिसाब से हमारा एक वर्ष सवाल के 7 वर्षों के बराबर है, तब जाके 6 वर्ष हमारा 42 के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 7 वर्ष आ गई। क्या ज्ञात करना हमें? हमें ज्ञात करना है ए और बी की आयु का कुल योग। ए और बी की आयु का कुल योग है कितना? ये 2 भाग है, ए बी हमारा 1 भाग है, तो टोटल कितना हो गया? 3 भाग हो गया, या कहें टोटल कितना हो गया? 3 वर्ष हो गया। तो हमारे जो 3 वर्ष हैं वो वास्तव में कितने वर्षों के बराबर होंगे? एक वर्ष 7 के बराबर था, तो 3 कैसे होगा? 7 गुणा 3 के बराबर होगा, 21 वर्ष के बराबर। यानी कि ए और बी की कुल आयु जो है वो 21 वर्ष आएगी। एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर या किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये जो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि जो दे रखा है, इसको आप समझिए। चाहे लाभ और हानि बराबर दिए हो, चाहे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर दिए हो, इन दोनों का मतलब एक ही है, बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। जैसे यदि मैं लाभ बराबर हानि करूं, कोई वस्तु की कोई मूल्य था जिसमें उसने क्या किया, पहले कोशिश की कि कम कम मूल्य पर बेचे तो हानि हो रही थी, फिर कोशिश की कि ज्यादा मूल्य पर बेचे तो लाभ हो रहा था। उन दोनों स्थिति में मान लीजिए उन्होंने दे रखा है कि लाभ और हानि बराबर। तो लाभ कैसे आता है? लाभ आता है जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। और हानि कैसे आता है? हानि ऐसे आता है जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। कुछ ऐसा होगा। यहाँ लाभ में क्या होता है? लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से। 100 रुपए की चीज है, मान लो कुछ ज्यादा रुपए में बिकी होगी। यहाँ पे क्या होता है? विक्रय मूल्य कम होता है क्रय मूल्य से। जो वस्तु की वास्तविक कीमत है उससे कम मूल्य पर बेचना हानि कहलाएगी। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से बराबर है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें सिर्फ इसका अंतर है कि नीचे क्रय मूल्य और आ जाएगा बटे में। यदि हम इसी लाभ में क्रय मूल्य से भाग दे दें तो ये लाभ प्रतिशत बन जाएगा, गुणा 100 करके। क्या कर दो? गुणा 100 कर दीजिए।
और इसी हानि में तेरह मूल से भाग देते हैं और 100 का गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा हानि प्रतिशत बन जाएगा। और जब आपस में बराबर है तो फिर कट जाना है सारा का सारा, तो बचेगा क्या, बचेगा यही। तो अपने सवाल में क्या है, अपने सवाल में पहली चीज 1920 में बेची गई, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, पहला जब लाभ हुआ तब 1920 विक्रय मूल्य था, और जब हानि हुई तब इसको 1500 रुपए में बेचा गया, 1500 रुपए में बेचा गया तब हानि हो गई, तब हानि, तब जो है विक्रय मूल्य क्या था, तब 1500 रुपए विक्रय मूल्य था, यहाँ 1920 था, यहाँ 1500 रुपए था। क्रय मूल्य क्या है, मान लीजिए कुछ ही मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, तो पहले विक्रय मूल्य हमारा 1920 है, इसमें से एक्स घटा दीजिए और फिर एक्स में से आप 1500 घटा दीजिए, दूसरा विक्रय मूल्य क्या है 1500। तो 2x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 2x की वैल्यू 1920 प्लस 1500 यानी कि 3420 आ गई है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1710 रुपए आ गई। ये क्या आ गया, 1710, 1710 जो है आपका क्रय मूल्य आ गया है। आगे क्या करना है, आगे आपको 10% लाभ पर बेचना है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब है वस्तु को आपको 110% पर बेचना है, यानी कि इसी का क्या करना है आपका 110% कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, कुछ आपकी 1881 रुपए जो है आपकी, आपका जो है अब नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। कहने का क्या मतलब है कि जो भी टाइम फिक्स था कि इतने बजे पार्टी शुरू होनी थी, आप उससे लेट पहुंच रहे हो। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे करती है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। अगली बार क्या किया, उसने चाल बढ़ा दी अपने, क्यों, क्योंकि समय से पहुंचना था। तो हुआ क्या कि 30 मिनट यानी कि आधे घंटे पहले पहुंच गई। आपको उसके घर और जन्मदिन पार्टी का जो स्थान है उसके बीच की दूरी बतानी है। मान लीजिए ये उसका ए पॉइंट पे उसका घर है और यहां से कुछ दूरी पर मान लो ये उसका जन्मदिन पार्टी के स्थान है, कोई भी होटल वगैरह समझ लीजिए। यहां से उसको यहां जाना है, तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी होगी। अगर मैं ये दूरी इस चाल से चल पाऊं तब समय कितना लगेगा, समय कुछ ऐसा लगेगा। मैंने डी किलोमीटर की इन दोनों के बीच में दूरी मान ली और इस दूरी को मैंने पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलवाया, तो समय क्या लगा उसको, ये लगा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने चाल को बढ़ा दिया, चाल को बढ़ा देते हैं, पर दूरी वही है, आप भी वहीं जाना उसको जहां पहले जा रहा था। चाल को बढ़ा दिया हमने, आप समय ये लगा, और इन समय के बीच का जो अंतर है वो कितना है, एक में 20 मिनट देर पहुंच रहा था, एक में 30 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो दोनों का जो अंतर है वो आया 50 मिनट। और इसको अगर हम घंटे में लें तो 50/60 घंटा, कुछ ऐसा होगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा 4D माइनस 3D, ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसे काट दीजिए। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर, यानी कि जो रीना का घर है और जन्मदिन पार्टी का जो स्थान है उसके बीच की आपकी दूरी क्या आ जाएगी, 10 किलोमीटर। 96, 144 और एक अन्य संख्या x, इसका एलसीएम 576 है। तीन संख्या है जिसमें से दो आपको पता है, एक आपको ज्ञात करनी है। इनका एलसीएम दे रखा है यानी कि लघुत्तम समावर्त दे रखा है 576। क्या करना है, हमें x के संभावित मान बतानी है कि x में हम कौन कौन से मान ले सकते हैं इस शर्त के हिसाब से देख लेते हैं। मान ली 96 है, 144 है और तीसरी क्या है, x है। तो एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कितना है 576 है। तो एलसीएम जो है उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसमें
इन सभी के कॉमन गुणनखंड शामिल होंगे, वो गुणनखंड जो तीनों में है, और साथ में वो गुणनखंड भी शामिल होंगे जो किसी में भी एक एक बार है। मान लीजिए इसमें है, इसमें नहीं है तो भी लेना है, इसमें है, इसमें है, नहीं है तो भी लेना है। 96 के गुणनखंड करके देखते हैं। 32 थी 96, इनकी 2 की पावर 5 गुणा 3 हुआ। 144 में क्या होगा? 144 में 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 होगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो करने कैसे? 144 से 12 गुणा 12 कर दीजिए। 12 में हमें पता है कि एक 2 गुणा 2 छुपा है और एक 3 छुपा है, यानी कि 2 की पावर 2 और एक 3 की पावर 1 छुपा है, और ऐसे कितने 12 है हमारे पास? 2 12 है, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। x हमें ज्ञात करना है, तो इसके गुणनखंड अभी है नहीं हमारे पास। इसके देख लेते हैं इसमें क्या क्या छुपा है। 576 जो है वो 24 गुणा 24 होता है, 24 का वर्ग है, और 24 में 24 को हम 8 या 24 कह दो। 8 में क्या छुपा है? 2 के 3 गुणनखंड और एक 3 गुणनखंड है, तो टोटल कितने हो गए? 2 के 6 गुणनखंड और 3 के 2 गुणनखंड हमारे पास हो गए। 576 में 2 के 6 होंगे और 3 के 2 गुणनखंड होंगे। हमें ये वैल्यू लानी है, ये वैल्यू लानी है यहां से। जैसे पहले 2 पर फोकस करा, 2 की पावर 6 आई है वहां पर, तो सीधी सी बात है इनमें से कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जिसमें 2 की पावर 6 गुणनखंड होंगे, यानी कि 2 के 6 गुणनखंड होंगे। ये है नहीं, ये है नहीं, तो सीधी सी बात है ये होने की संभावना है। अगर हम इतना भी ले लें 2 की पावर 6 जिसकी वैल्यू आएगी 64, तो अब भी हमारा आंसर यही आएगा। कितना और बढ़ा सकते हैं आप? इसमें एक 3 बढ़ा दीजिए, फिर भी आंसर वही आएगा। क्यों? इसमें 3 की पावर 2 शामिल है, और 3 की पावर 2 हमें यहां से मिल जाएगी। इसका 3 की पावर 1 होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। चाहो तो एक पावर और बढ़ा दीजिए, अब भी आंसर वही आएगा, अब भी आंसर वही आएगा। पर अगर हम जैसे ही इससे ज्यादा कुछ लेंगे, चाहे 2 बढ़ाएंगे चाहे 3 बढ़ाएंगे, अब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हम 3 की पावर 3 कर दें, तो अब ये जो है यहाँ पर 3 की पावर 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 तक तो हमें यहां से मिल गया था। अगर कुछ भी इनसे ज्यादा लगे तो अब यहां से उठना शुरू हो जाएगा। इसलिए आंसर जो है आपका क्या हो सकता है? 2 की पावर 6 हो सकता है, 2 की पावर 6 गुणा 3 हो सकता है, और 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 हो सकता है।